हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस क्लास में। पिछली क्लास में हमने मोशन ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ा था और आज की क्लास में हम एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लासें पसंद आ रही होंगी। पिछली क्लास से आपने रिवाइज की होंगी, अच्छे से नोट्स बनाए होंगे। कुछ लोगों की क्वेरी थी कि नोट्स कैसे बनाने हैं, उस पर वीडियो बनाइए। तो जल्दी मैं उस पर भी वीडियो लेके आऊंगा कि आपको एग्जैक्ट नोट बनाने कैसे होते हैं एक लेक्चर के दौरान, और फिर कैसे उसको आप जो है अच्छे से समराइज कर पाते हैं। ठीक है, उस पर मैं एक अच्छे से वीडियो लेके आने वाला हूँ। ठीक है, इससे पहले हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा, एक बार इसे क्विकली रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपके दिमाग में वो चीज हमेशा बनी रहे। ठीक है, फिर ये चैप्टर शुरू करेंगे। चलो, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो मोशन ऑफ अर्थ है यानी पृथ्वी की गतियां हैं, दो टाइप की होती हैं। पहला एक को हम कहते हैं रोटेशन, यानी हिंदी में इसको घूर्णन भी कहते हैं और परिभ्रमण भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा जो होता है वो होता है रिवॉल्यूशन, जिसे हम परिक्रमण कहते हैं। ठीक, दोनों के बारे में हमने एक एक करके पढ़ा था। पहले हमने रोटेशन के बारे में पढ़ा था कि पृथ्वी कैसे घूमती है, तो उसे घूर्णन कहते हैं, और उससे क्या होता है, दिन और रात का जन्म होता है। ये हम पढ़ चुके थे। फिर मैंने इसके बारे में बताया था आपको कि कैसे अक्ष तल पर ये 37.5 डिग्री लंबवत होती है, और ये कक्षीय तल पर यहाँ पे जिसे ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं, यहाँ पे 66.5 डिग्री लंबवत होती है। ठीक है, मतलब 66 डिग्री झुकी हुई होती है। ये मैंने इसमें पहले आपको बता दिया था। इसके अलावा मैंने सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बताया कि आपको कि कैसे जो है ये वाली लाइन, यानी ये जो ध्रुव है वो अलग होता है। मतलब ध्रुव वो वाली लाइन नहीं होती जो प्रकाश को डिवाइड करती है, यानी इस ध्रुव के एक और दिन और एक और रात नहीं होता, बल्कि एक दूसरी लाइन होती है जिसके एक और दिन एक और रात होती है, और यही लाइन जो होती है वो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन होती है। ठीक है, इसके एक और दिन होता है, दूसरी और रात होती है। ये मैं आपको इसमें बता चुका था। ठीक, उसके बाद मैंने सोलर डे और सिडरल डे में डिफरेंस बताया था कि कैसे हम अगर सोलर यानी सूर्य के सापेक्ष अगर गणना करते हैं दिन की, तो वो होता है सोलर डे। अगर नक्षत्रों के आधार पर काउंट करते हैं तो वो होता है सिडरल डे। और मैंने ये भी बताया था कि इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, इसमें सिर्फ 6 मिनट का डिफरेंस आता है। सौर दिवस 24 घंटे का होता है, जबकि नक्षत्र दिवस 23 घंटे और 56 मिनट का होता है। ये मैं आपको बता चुका था। ठीक है, उसके बाद मैंने परिक्रमण जो है था यानी रिवॉल्यूशन है, इसके बारे में बताया था कि रिवॉल्यूशन क्या है, कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर एक निश्चित जो पथ है यानी मार्ग है, उसमें जो है गति करना, वो परिक्रमण कहलाता है। ठीक है, और ये भी मैंने बताया कि ये पूरा परिक्रमण जो है वो 365 दिन और 6 घंटे में पूरा होता है, लेकिन हम साल में केवल 365 दिन मानते हैं। तो इन 6 घंटों को होल्ड कर लिया जाता है, कब तक, अगले 4 साल तक। क्योंकि ये 4 साल में 24 आवर हो जाते हैं, तो इसलिए एक दिन बढ़ा लिया जाता है। और वो दिन जो होता है वो उसे हम कहते हैं लीप ईयर, यानी फरवरी में उसको बढ़ाया जाता है। इसलिए लीप ईयर में फिर 365 ना होकर 366 दिन होते हैं। ये हम पढ़ चुके थे। ठीक है, उसके अलावा उपसौर और अपसौर मैंने बताया था कि क्या क्या होता है, कि पृथ्वी जो है गोल शेप में नहीं घूमती। मतलब ये इसका जो राउंड लगाने जो कक्षा है, यानी जो इसकी घूमने की ये जो ऑर्बिट है, ये गोल ना होके ये अंडाकार होता है। ठीक है, अंडे के शेप में होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक टाइम पे बहुत नजदीक आती है पृथ्वी, और एक टाइम पे इसके बहुत दूर चली जाती है सूर्य के। जब नजदीक आती है उसको पेरीहेलियन या उपसौर कह रहे थे, जो 3 जनवरी को होता है। और उसके बाद जब दूर जाती है उसको हम अपसौर कह रहे थे, जो 4 जुलाई को होता है। ठीक है, ये हम देख चुके थे। उसके बाद हमने इसमें देखा कि ऋतुएं कैसे होती हैं, क्या क्या ऋतुएं होती है, कौन कौन सी 4 ऋतुएं मैंने बताया था कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग होती हैं, और बेसिकली ट्रेडिशनली हमारे यहाँ 6 ऋतुएं होती हैं। कब कब होती हैं ये भी मैं इसमें बता चुका था। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सारा कुछ समझ में आ चुका है। उसके बाद आज हमने जो पढ़ना है वो कंपोजिशन ऑफ अर्थ, सॉरी, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ना है, कि एटमॉस्फेयर जो है कौन कौन सी गैसें से बना होता है, और गैसों के अलावा भी कौन कौन से जो कण हैं वो एटमॉस्फेयर में होते हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या रोल होता है, वो सारा इस चैप्टर में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो वायुमंडल की संरचना, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि वायुमंडल होता क्या है। देखो, कोई भी जब ग्रह है, ठीक है, उस ग्रह में जब ग्रह को पैदा हुआ, तो मैंने पहले भी बताया था, हमने बिग बैंग थ्योरी पढ़ी थी, उसके अलावा हमने नेबुलर हाइपोथेसिस पढ़ी थी। इसमें यही हमने पढ़ा था कि क्या हुआ, एक बड़े से खंड में यानी एक बड़े से कोई पिंड में क्या हुआ, अचानक से विस्फोट हुआ, जिसकी वजह से छोटे छोटे धूलकण या छोटी छोटी चीजें वो ब्रह्मांड में फैल गई। ठीक है, ऐसे ही कोई सा भी ग्रह होता है, उसका एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर कहने का मतलब है, अगर ये कोई ग्रह है तो इसके ऊपर कुछ लेयरें होती हैं। ठीक है, अब इस लेयर में क्या होता है, ज्यादातर होती हैं गैसें, और उसके अलावा छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे आपको डस्ट पार्टिकल होंगे छोटे-छोटे, या फिर कुछ आइस के छोटे-छोटे कण हो सकते हैं, या फिर कुछ धूल या राख हो सकती है। ये सब चीज़ें होती हैं, और ये मिलके क्या करते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आगे देखेंगे हम क्या-क्या रोल होता है इन गैसों का, या डस्ट पार्टिकल का, वाटर वेपर का, इनका क्या रोल होता है वो देखेंगे। कुल मिला के क्या है कि अर्थ जो है, सॉरी, कोई भी पिंड होता है, कोई भी हो, ठीक है, मतलब कोई भी ग्रह हो, कोई भी प्लेनेट हो, उसका अपना एक एटमॉस्फेयर होता है। ठीक है, और वो एटमॉस्फेयर बना होता है डिफरेंट टाइप की डस्ट से, गैसों से, और वाटर वेपर से, बहुत सारी चीजें उसमें होती हैं। ठीक है, अब ये पहली बात, ये ऐसे रुकी हुई क्यों है, ये मतलब उस जो प्लेनेट है उसके पास में ऐसे रुकी हुई क्यों है, कि लेयरिंग क्यों कर रही है। क्योंकि पहली बात, ये इतनी भारी नहीं है कि ये नीचे गिर जाए, और अर्थ का ग्रेविटेशन इनको लगातार, अर्थ ही क्या, हर एक प्लेनेट का अपना ग्रेविटेशन होता है, तो ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण फोर्स जो है अपनी तरफ जो है उसको खींचता रहता है। तो ये इस तरीके से बैलेंस हो गई हैं कि ना तो ये चिपकती हैं क्योंकि बहुत ज्यादा हल्की हैं, तो सरफेस से नहीं चिपकती हैं, बल्कि सरफेस से कुछ किलोमीटर ऊपर तक ऐसे बनी रहती हैं,
किसकी वजह से? अर्थ के ग्रेविटेशन की वजह से, ठीक है। मतलब जैसे कोई चीज बहुत हल्की होती है ना, ऊपर तो चली जाती है, लेकिन अर्थ उसको अपने ग्रेविटेशन से बाहर नहीं जाने देती, क्योंकि उसको एक खिंचाव बना के रखती है, ठीक है। वैसे एक बैलेंस हो गया है। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि वायुमंडल जो है गैसों की एक परत होती है जो किसी ग्रह या खगोलीय पिंड को घेरे रहती है, ठीक है। और वो ग्रेविटेशन के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण अपनी जगह पे बनी रहती है, यानी ऊपर या नीचे नहीं जाती। पहली बात, ठीक है। बनी किस किस से होती है? कंपोज होती है डिफरेंट टाइप की गैसों से, वाटर वेपर यानी जल वाष्प से, डस्ट यानी धूल कण से, इन सबसे बनी होती है, ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद देखो मेन चीज क्या है इसमें, मेन इसका रोल क्या होता है, ठीक है। यानी जो पृथ्वी का वायुमंडल है इसके मुख्य कार्य क्या है, इसका फंक्शनिंग क्या है, ठीक है। पहली बात तो यह है कि यह तापमान को नियंत्रित करता है, टेम्परेचर को। क्यों? मान लीजिए अर्थ है, ठीक है। अगर इसके सरफेस में एटमॉस्फेयर नहीं होता, यानी इसमें डिफरेंट टाइप के डस्ट पार्टिकल नहीं होते, वाटर वेपर नहीं होती, गैसें नहीं होती, जैसे ओजोन भी एक गैस है, अगर ओजोन नहीं होती तो क्या होता? सन से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज है ये क्या करती है? डायरेक्ट जाके अर्थ में आ जाती है, और अर्थ को पे लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाती। तो ये क्या करती है, एक किसी न किसी तरीके से ये जो गैसें हैं और डस्ट पार्टिकल हैं, ये सारी बाकी चीज भी इन अल्ट्रावायलेट रेज को जो है वो रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है, एक तरीके से। और अर्थ पर क्या करती है? एक लाइफ बनाने लायक का जो एटमॉस्फेयर है, यानी लाइफ के लिए जो जरूरी एटमॉस्फेयर है, वो उतना टेम्परेचर है, उसको मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट होती है, पहली बात। दूसरी बात, ये रेडिएशन से सुरक्षा करती है। वो मैंने पहले आपको बताया कि जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं इनको अर्थ पे नहीं आने देती, ठीक है। मौसम और जल चक्र को बनाए रखती है। मौसम और जल चक्र कैसे? आप खुद सोचो, अगर ये एटमॉस्फेयर है, इसके ऊपर वाटर वेपर नहीं होता, बादल नहीं बनते, गैसें नहीं होती, तो ना कभी बारिश होती, ठीक है, और ना ही कभी क्या होता, बादल लगते। मतलब एक तरीके से ना ही वाटर बन पाता, ना ही बारिश हो पाती, कुछ भी नहीं हो पाता। क्योंकि आपको पता है कि बारिश किस वजह से हो पाती है, क्योंकि ऊपर जो डस्ट पार्टिकल है वो क्या करते हैं, वो वाटर वेपर के साथ मिलकर एक ऐसी बूंद बनाते हैं जो बाद में जो है ड्रॉपलेट के रूप में नीचे गिरती है, ठीक है। वो बारिश वाले चैप्टर में हम अलग से पढ़ेंगे, उसमें इसमें जो ज्योग्राफी के अंदर क्लाइमेटोलॉजी में है एक अलग से चैप्टर, तो वहां पे हम पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल इतना तो सबको पता होता है कि जो डस्ट पार्टिकल है उसके साथ वाटर वेपर मिक्स होके एक ड्रॉपलेट बनाता है, यानी बूंद बनाता है जो नीचे गिरती है और फिर वो बारिश बनती है। तो ये सब पॉसिबल हो पा रहा है किसकी वजह से? एटमॉस्फेयर की वजह से, ठीक हो गया। नेक्स्ट है उल्का पिंड से सुरक्षा। हमने मेटेओर्स के बारे में पढ़ा था। मेटेओर मैंने बताया था क्या होता है, कुछ नहीं होता, बल्कि एक जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसी में जो है क्या होती है, बड़ी बड़ी या एटमॉस्फेयर के बाहर भी कई हद तक बड़े बड़े क्या होते हैं, पिंड होते हैं, छोटे बड़े, मतलब वो अर्थ की तरफ आते हैं। लेकिन मैंने वहीं पर आपको बताया था कि जब ये एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो क्या होता है कि डिफरेंट गैसों और ये डस्ट पार्टिकल इनसे टकरा के इसमें आग लग जाती है। आग लगने की वजह से ये ज्यादातर जो है पूरे एटमॉस्फेयर में ही नष्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जल के, और अर्थ पे नहीं गिरते। अगर ये एटमॉस्फेयर नहीं होता तो क्या होते, सीधे वो अर्थ पे गिरते और बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते थे। तो ये मेन फंक्शनिंग है अर्थ के एटमॉस्फेयर की, ठीक है। बाकी प्लेनेट के लिए भी एटमॉस्फेयर लगभग यही रोल प्ले करता है, इसको भी ध्यान में रखना, ठीक है। इसके अलावा देखो, ये चीज ध्यान रखना, ये एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट है, इसलिए थोड़ा सा धुंधला आ रहा होगा, लेकिन आपको दिख तो रहा होगा क्या है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में है, ये यही है। एनसीईआरटी में ये परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है। काफी बुक्स में इसको डायरेक्टली 78.08 ना होकर सीधे 78% लिखते हैं और इसको 21% लिख लेते हैं, लेकिन क्योंकि ये एनसीईआरटी है इसलिए मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और एनसीईआरटी वैलिड मानी जाती है एग्जाम के अंदर। तो ध्यान रखना, इन गैसों का इस तरीके से याद कर लेना। नाइट्रोजन लगभग 78% के आसपास है, ऑक्सीजन लगभग 21% कह देते हैं, लेकिन 20.95 है। कभी कभी कभार जो है यूपीएससी या थोड़ी बहुत एग्जाम इसको जो है कभी कभार 20.95 भी दे देते, तो वहां पे ध्यान रखना रियल में 20.95 है, ना कि 21, ठीक है। वैसे ऑर्गन है 0.93 है, फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड आती है 0.036% है, नियोन है, हीलियम है, क्रिप्टॉन है, निनॉन है, और यहाँ पे हाइड्रोजन है। पहली बात तो इसको एक तो गैस का परसेंटेज याद करना है, ऊपर के 3-4 तो याद कर लो, पहली बात। दूसरी बात ये याद कर लो कि ये कौन कौन सी गैसें, इनके अलावा गैसें एटमॉस्फेयर में नहीं पाई जाती। तो कई बार वो ऑप्शन में ऐसा दिख देता है कि बताओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस आर नॉट प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, यानी इसमें से कौन सी गैसें एटमॉस्फेयर में नहीं है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन दे देता है, या फिर उल्टा भी दे सकता है कि बताओ कौन से इसमें गैसें एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं। तो वहां पे हमें याद होना चाहिए कि कौन कौन सी ये गैसें हैं, कौन कौन सी एटमॉस्फेयर में पाई जाती है और कौन सी नहीं पाई जाती, ठीक है। कई के बार ऐसा भी दे देता है कि सबसे ज्यादा ये 1 2 3 4 करके इनका जो सीरियल है ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी है, ठीक है। क्योंकि कई बार मैच करने के लिए लगा देता है कि मैक्सिमम तो हमें पता होता है नाइट्रोजन है, उसके बाद हमें ऑक्सीजन है ये भी पता होता है, लेकिन उसके बाद हम भूल जाते हैं कि नाइट्रोजन है, कि कार्बन डाइऑक्साइड है, कि ऑर्गन है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नियोन है, इस तरीके से इसको याद कर लेना एक सीरियल वाइज, ठीक है, ध्यान में रखना। चलो अभी क्या करके सारी गैसों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी गैस होती है और इनका इंपोर्टेंस क्या होता है। मेन मेन जो गैस है उनके बारे में तो पढ़ेंगे, ये कैसे एटमॉस्फेयर में रोल प्ले करती हैं, ठीक है। पहली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। देखो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, पहली बात, जैसे एटमॉस्फेयर में अगर कार्बन डाइऑक्साइड है ये लेयरिंग है, ठीक है। आपने एक चीज देखा होगा, जो
मतलब ज़्यादातर उन एरियाज में बने होते हैं, जैसे पहाड़ों में बने होते हैं या फिर ऐसे इलाकों में जहाँ पे हर मौसम में सब्जियां उगानी होती है, तो उसे कहते हैं हम पॉली हाउस। ठीक है, ग्रीन हाउस भी कह देते हैं उसको। इस तरीके से होता है वो, मतलब बंद होता है और उसके ऊपर से एक ऐसी पन्नी होती है। ठीक है, वो पन्नी होगी। अब ये पन्नी क्या करती है, इसका एक रोल होता है इस पन्नी का। ये क्या करती है कि सन की जो लेयर है, सॉरी, सन की जो रेज आ रही है, उसको आसानी से अंदर आने देती है। ठीक है, लेकिन ये टकरा के इस गर्मी को बाहर नहीं जाने देती, जिसकी वजह से इस ग्रीन हाउस में क्या होता है, टेम्परेचर बना रहता है। तो जो ठंडे इलाके हैं, ठंडे इलाकों में गर्मी बनाए रखने के लिए जो सब्जियां हो रही हैं उनको उनको उनके बराबर तापमान मेंटेन करने के लिए ग्रीन हाउस बनाया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग अलग तरीके से भी होता है। जैसे हमें ठंड के मौसम में गर्मी वाली सब्जियां उगानी है, तो ग्रीन हाउस का उपयोग हो जाता है कि इसमें क्या करता है, क्योंकि ये सीधे सूर्य की रोशनी को आने दे रहा है, तापमान बढ़ा रहा है, लेकिन यहाँ से टकरा कर जो टेम्परेचर है, यानी सूर्य की रोशनी है, इनको वापस नहीं जाने देता, जिसकी वजह से इसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा बना रहता है। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे ठंड में भी आप गर्मियों की जो सब्जियां हैं इनको उगा लेते हैं। ठीक है, तो ये इसे कहते हैं हम नॉर्मली ग्रीन हाउस, और इसे पहाड़ों या बाकी इलाकों में पॉली हाउस भी कह देते हैं। ठीक है, ऐसा ही रोल प्ले करता है एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या करती है, जैसे ये एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे अगर कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या करती है, जो सूर्य की रोशनी है, ठीक है, ये किरणें हैं, इनको आसानी से अंदर आने देती है, एटमॉस्फेयर के अंदर आने देती है। ठीक है, लेकिन जब ये पृथ्वी की सतह से टकरा के वापस जा रही होती हैं, इसे वापस नहीं जाने देती। समझ में आ रही बात, यानी सूर्य की रोशनी को एटमॉस्फेयर से अंदर आने देती है, पृथ्वी तक आने देती है, लेकिन इसे टकरा के वापस नहीं जाने देती। जिसकी वजह से क्या होता है कि अर्थ पर जरूरी टेम्परेचर बना रहता है। अगर ये सूर्य की रोशनी सीधे टकरा के वापस चली जाती है, तो पृथ्वी पर जो है वो आवश्यक गर्मी जो है, आवश्यक टेम्परेचर जो है, वो बना नहीं रहता। पहली बात। ठीक है, इसलिए इस पे इसने लिखा है इसे इनडायरेक्ट वे में कि सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है। सौर विकिरण का मतलब होता है जो सोलर रेडिएशन है, यानी सन से जो डायरेक्ट रेडिएशन आ रही है, इसके लिए ट्रांसपेरेंट है। और जबकि जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, यानी जो पार्थिव किरण है, यानी जो सूर्य से टकरा के जो वापस जा रही है, इनके लिए ओपेक होता है, यानी अपारदर्शी होता है। अपारदर्शी का मतलब इन्हें वापस नहीं जाने देता, जिसकी वजह से जरूरी टेम्परेचर अर्थ पे बना रहता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का बड़ा अच्छा रोल है। ठीक है, उसके अलावा बाकी चीजें तो हमें नॉर्मली पता ही है कि इसको जो पेड़ पौधे हैं वो जो है खाना बनाने के लिए यूज करते हैं, इस तरीके से वो सब हमें पता है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, देखो, अगर इसे मिटा देता हूं पहले। अब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रॉब्लम यह है कि जब तक ये लिमिटेड थी, तब तक तो ये बड़ा अच्छा रोल प्ले कर रही थी, क्योंकि इस जो अर्थ है उस पर जरूरी टेम्परेचर बना रही थी। लेकिन अब हो क्या रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी है। कैसे बढ़ी है, पॉल्यूशन की वजह से। ठीक है, हमें पता है कि जो पॉल्यूशन होता है, यानी जो हमारी फैक्ट्रीज हैं या फिर जो भी हम पॉल्यूशन करते हैं, उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा इमिशन होता है। ठीक है, वो गाड़ियों से हो या फिर वो फैक्ट्री से हो या केमिकल से हो, वो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा बढ़ गया। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर में बढ़ेगा, तो क्या होगा, ये प्रक्रिया और तेज हो जाएगी। कैसे हो जाएगी कि ये गर्मियों में भी सूर्य की रोशनी को तो आने देगा, लेकिन टकरा के बिल्कुल वापस नहीं जाने देगा। ठीक है, यानी पहले थोड़ी बहुत जो जा रही थी उसे भी ब्लॉक कर देगा। जिसकी वजह से क्या होगा कि जो गर्मियां जब पड़ेंगी, गर्मियों में भी और ठंड में भी एवरेज टेम्परेचर हमेशा ज्यादा ही रहेगा। क्यों, क्योंकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, जो बढ़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड है, ये बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रही है, मतलब उस जो अर्थ का टेम्परेचर है उसको बढ़ा रही है। ठीक है, इसी को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। वहीं से आया है, जो मैंने अभी ग्रीन हाउस और पॉली हाउस आपको बताया ना, उसी से ही कनेक्ट करके आया है कि ये अर्थ के लिए उसी ग्रीन हाउस की तरह प्रयोग करता है, जो अर्थ के टेम्परेचर को बहुत ज्यादा बढ़ा दे रहा है। ठीक है, इसे कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का सिंपल सा इतना मतलब होता है, ग्लोबल वार्मिंग, इसे हम सिंपली हिंदी में कह सकते हैं कि अर्थ का टेम्परेचर है बढ़ना। ठीक है, अब ग्लोबल वार्मिंग हो क्यों रही है, मैंने बताया कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। कार्बन डाइऑक्साइड रोक दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड सन की लेयर को बाहर नहीं जाने देता है, टेम्परेचर बढ़ा के रखता है। लेकिन इसका बेसिक मतलब सिर्फ इतना है कि चाहे महीना ठंड का हो या महीना गर्मी का हो, एवरेज टेम्परेचर जो है वो जितना पहले होता था, यानी आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, 50 साल पहले, 100 साल पहले जितना एवरेज टेम्परेचर होता था, आज उससे ज्यादा हो रहा है। वही है ग्लोबल वार्मिंग। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर जुलाई का महीना मैं सबसे ज्यादा गर्म मान लूं, या फिर जून का महीना मान लूं, अगर 2000 सन 2000 में मान लो, अगर ये एवरेज टेम्परेचर यहाँ पे अगर 30 डिग्री सेल्सियस रहता था, अब ये 35 रह रहा है। किसकी वजह से, इस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से और ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। इसी चीज को ही ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं, यानी अर्थ का एवरेज टेम्परेचर लगातार बढ़ना ही ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ये ठंड में भी होता है। ठंड में कैसे होता है कि अगर दिसंबर का महीना सबसे ज्यादा मान लेते हैं हम ठंड होता है, और
आज से 100 साल पहले या आज से 50 साल पहले दिसंबर के महीने में सबसे ज्यादा टेम्परेचर या एवरेज टेम्परेचर मान लो 15 से 20 डिग्री सेल्सियस होता था। आज ये 25 से 26 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, यानी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। सिंपली ग्लोबल वार्मिंग का मतलब इतना ही है कि एवरेज टेम्परेचर किसी भी महीने का ज्यादा हो रहा है, लगातार गर्मी अर्थ में बढ़ती जा रही है। इसके काफी सारे नुकसान होते हैं, आपने पढ़ा होगा, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जो कई सारे जीव हैं जो ज्यादा टेम्परेचर सहन नहीं कर पा रहे, उनकी मौत हो रही है। लोगों की भी मौत हो जा रही है, क्योंकि गर्मियों में इतनी ज्यादा हीट वेव चलने लगती है, इतनी ज्यादा गर्मियां होने लगती है, जिनके पास आवश्यक संसाधन नहीं है वो मर जाते हैं। पशुओं के लिए हानिकारक है, पेड़ पौधों के लिए हानिकारक है, क्योंकि जंगलों में आग लग रही है इस वजह से। तो ऐसे बहुत सारे रीजन हैं। कुल मिला के आपके समझ में आ रहा होगा कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जो अर्थ, देखो अर्थ का ना, प्रकृति ने एक बैलेंस बना के रखा है। प्रकृति ने सारी चीजें एक बैलेंस के हिसाब से बनाई थी, लेकिन ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से वो सारी चीजें क्या है, डिसबैलेंस हो गई है। कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ ने बहुत अच्छे पर्पस के लिए बनाई थी, पेड़ पौधों के लिए अच्छी है, और जो है मैंने बताया कि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसमें आवश्यक गर्मी को बनाए रखती है। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती तो ठंड के महीने में ये पृथ्वी जम जाती। समझ में आ रही बात? क्योंकि वो जो अर्थ का हीट बैलेंस बना के रखती है, उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी थी। लेकिन ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। क्लियर बात? तो काफी बार क्या होता है एग्जाम में, अगर ये पूछ दे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हानिकारक गैस है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी गैस है, कभी पूछ देते हैं ना इंटरव्यू और वहां पे पूछते हैं, तो उनको यही आप लोग समझाएंगे कि नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि प्रकृति ने इसको उस तरीके से बनाया है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा नहीं है कि हानिकारक ही है। कार्बन डाइऑक्साइड के बहुत सारे यूजेज है हमारे एटमॉस्फेयर में, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से इसका परसेंटेज लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक हो गया? चलो, तो यहाँ पे लिखा भी है कि पिछले कुछ दशकों में इसका आयतन लगातार बढ़ा है। नेक्स्ट देखते हैं ओजोन के बारे में। ठीक है, ओजोन आपको पता है, ओजोन ऊपरी क्षोभ मंडल और समताप मंडल के आसपास वहां पे होती है, यानी 50 किलोमीटर के आसपास, यानी सतह के आसपास होती है। इसका रोल भी आपको पता है, इसके रोल के बारे में आप बचपन में पढ़ चुके हैं कि ओजोन क्या करती है। ओजोन लेयर जो है सूर्य की अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं, यानी पराबैंगनी जो किरणें हैं, इनको जमीन पर आने से रोकती है, जिसकी वजह से अर्थ में जीवन संभव हो पाता है। ठीक है, ये हमें पता है। ठीक है, क्लियर सी बात है। लेकिन ओजोन जो गैस है उसका एक काम और है। वो क्या करती है, जैसे वो एटमॉस्फेयर में, आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में ऊपर 40-50 किलोमीटर के आसपास यहाँ होती है, तो यहाँ पे ये क्या काम करती है, क्योंकि ये ओजोन अल्ट्रावायलेट रेज जो सूर्य से आ रही है उनको क्या कर रही है, कुछ अवशोषित करती है, कुछ को रिफ्लेक्ट करती है, लेकिन कुछ को अवशोषित करती है। तो ये भी क्या कर रही है, एक ग्रीन हाउस गैस की तरह काम कर रही है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रही थी, टेम्परेचर बढ़ा रही थी एटमॉस्फेयर का, ये भी उस टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करती है, क्योंकि ये सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज है उनको अवशोषित करने का काम करती है। ठीक है, तो कभी कभार एग्जाम में आता है कि बताओ कि निम्न में से कौन से जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ ओजोन भी एक ग्रीन हाउस गैस है। ये तो हो गया वो वाली गैस जो लगभग 40-50 किलोमीटर ऊपर होती है। लेकिन एक ओजोन जो है वो बन जाती है नीचे, यानी सरफेस में, जहां इंसान रहते हैं, यानी हमारे 5-10 किलोमीटर में, या इस वाले रीजन में जहां हम सांस ले रहे हैं, उस ओजोन को कहते हैं क्षोभ मंडलीय ओजोन। ये कैसे बनती है, इस चीज को देखो, ये देखो, ये यहाँ पे दिख रहा है। क्या होता है कि हमारे पास बहुत ज्यादा पॉल्यूटेंट्स हैं। पॉल्यूटेंट मतलब हम बहुत ज्यादा प्रदूषक डेवलप कर रहे हैं। अब डेवलप कैसे कर रहे हैं कि जैसे गाड़ियों से या फैक्ट्रियों से, इनसे क्या निकल रहा है, इनसे निकल रही है कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर इनसे निकल रही है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड ज्यादातर जनरेटर और इन सब चीजों से निकलती है। ठीक है, अब इन पे क्या होता है कि दिख रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसमें दिख रहा है कि ये ऑक्सीजन का एक अणु है। ये क्या करता है, जब ये ऊपर जाता है तो ये सूर्य की रोशनी इन्हें तोड़ देती है। ठीक है, जैसे खासतौर पर सर्दियों में ये बनता है। सर्दियों में क्यों बनता है, क्योंकि जैसे दिल्ली वाले एरिया है जहां स्मॉग हो जाता है। स्मॉग क्या होता है वो भी हम देखेंगे। स्मॉग क्या होता है, सॉरी, स्मॉग में क्या होता है कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये ऊपर एक ऐसी लेयर बना देते हैं, इसीलिए धुंध लग जाती है ना। क्या हो रहा है कि जो ये जो प्रदूषक हैं, ये क्या कर रहे हैं, धुंध पैदा कर रहे हैं, उनके ऊपर से ये कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड बध गए हैं। ठीक है, अब जब सूर्य की रोशनी पड़ेगी, पहले इन पर पड़ती है, इन पर सूर्य की रोशनी पड़ने की से क्या होता है, ये टूट जाते हैं, इनमें से एक ऑक्सीजन का अणु बाहर निकल जाता है, और जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है उसके साथ ये जुड़ के क्या बना देता है, ऑक्सीजन C2, सॉरी, ऑक्सीजन O2 है, और ये एक टूटा हुआ, इनसे टूटा हुआ अणु है, और ये मिलके बना देते हैं O3, यानी ओजोन। इसको कहते हैं क्षोभ मंडलीय ओजोन या ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। समझ में आई बात कैसे बना? सिंपल सी बात है कि जो ये प्रदूषक हैं, ये क्या करते हैं, सूर्य की रोशनी के साथ मिलते हैं, और साथ में जो ऑक्सीजन है उनके साथ मिलके ये बन जाती है ओजोन। क्लियर हुई बात? अब ये ओजोन बहुत ज्यादा हानिकारक है।
इसीलिए जो सर्दियों में धुंध स्मॉग लगी बनी होती है, इसलिए कहते हैं उसमें बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि एटमॉस्फेरिक ओजोन जो है हम सांस लेते हैं हमारे साथ अंदर जाती है, तो ये हमारे फेफड़ों में कैंसर कर सकती है, ये हमारे लंग्स को खराब कर सकती है, इस तरीके से इससे प्रॉब्लम होती है। लिखा है यहाँ पे देखो, ये ट्रोपोस्फेरिक जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन है ये हमने ऊपर जो देखा था ऊपर है, ये तो नेचुरली है और ये बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन जो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है यानी 10 किलोमीटर वाली रेंज में होती है, ये क्या करती है, ये केमिकल रिएक्शन से बनती है जो मैड मेन इमिशन है यानी प्रदूषक है उनसे, और ये पावरफुल ग्रीन हाउस गैस तो है इसका, इससे जो है एटमॉस्फेयर, क्योंकि ओजोन खुद में ही एक ग्रीन हाउस गैस है ऊपर भी नीचे भी, तो इससे टेम्परेचर तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ क्या है ये ह्यूमन हेल्थ के लिए और ये फसलें हैं इनके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। समझ में बात आ गई होगी कि जो क्षोभ मंडलीय ओजोन है, ये जो क्षोभ मंडल बनती है ये एक प्रदूषक गैस है, एक पॉल्यूटेंट है, ये ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती है। क्लियर हो गई बात। अब देखो, जमीनी स्तर पर जो ओजोन है, क्षोभ मंडल ओजोन है, पृथ्वी की सतह से उत्सर्जित अवरक्त विकिरण यानी ऊष्मा को अवशोषित करती है, क्योंकि ये तो हीट को एब्जॉर्ब करती है ऊपर भी नीचे भी, ठीक है, और उसे पुनः उत्सर्जित करके ग्रीन हाउस गैस के रूप में कार्य करती है। कुल मिला के ये उस जो अर्थ से रेडिएशन निकल रही है यानी जो गर्मी निकल रही है उसे भी अवशोषित करके ग्रीन हाउस इफेक्ट की तरह काम करती है, यानी टेम्परेचर को बढ़ा देती है। ठीक है। उसके अलावा देखो, ये तीसरी सबसे बड़ी मानव जनित ग्रीन हाउस गैस है, ये भी वहां पे कई बार आएगा तो ध्यान रखना, ओजोन जो है वो ग्रीन हाउस गैस है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, उसके अलावा आपको मिल जाएगा वाटर वेपर, ये जो है वो ग्रीन हाउस गैस है, तो ऐसे ओजोन भी ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है। ये भी ठीक है, ये वैश्विक तापमान में ये लगभग 0.23 डिग्री सेल्सियस के लिए जिम्मेदार है, मतलब एक अच्छा खासा पॉल्यूटेंट है, यानी अच्छा खासा ग्रीन हाउस गैस ये है ओजोन। ठीक है। तो ओजोन का हमने कार्य देखा, क्षोभ मंडलीय ओजोन कैसे बनती है वो देखा, क्षोभ मंडलीय ओजोन कैसे नुकसान पहुंचाती है हमने देख लिया, समझ गए होंगे ओजोन क्या है। ठीक है। चलिए, उसके बाद देखते हैं हम नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन गैस कैसे है, क्या बनती है, क्या इसका रोल होता है। ठीक है। पहली बात तो हमें पता है कि लगभग 78% है, 78% से भी ज्यादा है, यानी एटमॉस्फेयर का मेजर जो पार्ट है वो नाइट्रोजन है। अब ऐसा नहीं कि नाइट्रोजन बेकार है, नाइट्रोजन का रोल होता है। ठीक है। क्या होता है, नाइट्रोजन तो पहला रोल ये होता है कि ये ऑक्सीजन को तनुकरण करती है। तनुकरण का मतलब होता है डाइल्यूट करती है। देखो, अगर एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन नहीं, सॉरी, हाँ, अगर एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन नहीं होती तो ये ऑक्सीजन जो है बहुत ज्यादा फैल जाती। ठीक है, इसका डाइल्यूशन नहीं होता। अगर ऑक्सीजन ही 78% होती, ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन होती, तो अगर कभी भी आग लग जाती तो उस आग को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत तेजी से जलती है। तो मतलब जैसे अगर हम घर पे आग जलाते तो एकदम से पूरे हमारे घर पे आग फैल जाती, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन होती। नाइट्रोजन होने की वजह से क्या होता है, उस ऑक्सीजन का डाइल्यूशन हो जाता है, मतलब वो तनुकरण हो जाता है, उसका तनु हो जाती है गैस, जिसकी वजह से क्या होता है, आग जो है एकदम से नहीं जलती या आग फैलती नहीं, आग पे काबू आसानी से किया जा सकता है। पहली चीज। दूसरी चीज है कि ये नाइट्रोजन साइकिल बनाती है। नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है, कुछ नहीं, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है ये पेड़ पौधे एब्जॉर्ब करते हैं, इसको नाइट्रेट में बदलते हैं, फिर ये जो है मिट्टी में नाइट्रेट देते हैं। नाइट्रेट जो है मिट्टी के लिए बहुत ज्यादा पोषक होता है, तो ये अच्छी पैदावार करता है, इसके जंगली जानवर जो है या फिर जो भी जानवर है इसको खाते हैं तो इनको भी पोषक तत्व मिलते हैं, और ये फिर इस तरीके से एक पूरा नाइट्रोजन साइकिल बनता है। ठीक है। तो ये नाइट्रोजन साइकिल बनाते हैं, ये जमीन के लिए, सॉइल के लिए न्यूट्रिशन देते हैं, ये पेड़ पौधों के लिए अच्छे होते हैं, ये जानवरों के लिए अच्छे होते हैं। ठीक है। तो ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं कहाँ पे, मिट्टी में। तो कुल मिला के नाइट्रोजन का भी एक बहुत अच्छा रोल होता है एटमॉस्फेयर में, यानी एटमॉस्फेयर में कोई भी गैस खाली नहीं है, उसका कुछ ना कुछ रोल होता है। ठीक हो गया, नाइट्रोजन देख लिया। आगे देखो, आगे इंपोर्टेंट है जलवाष्प, वाटर वेपर। देखो, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये जलवाष्प बनता कैसे है। सिंपली हमें पता है कि पृथ्वी पर जो पानी है, ठीक है, ये क्या होता है कि सूर्य की रोशनी से ये गर्म होता है, और गर्म बन के जो गर्म है वो वैसे वाष्प के रूप में इवेपोरेट होके ऊपर उड़ता है, और यही जो है हमारा जलवाष्प यानी वाटर वेपर है। ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता है, मतलब जहां पे पानी होगा ये वहीं पे बनेगा। मतलब जो रेगिस्तान है जहां पे पानी नहीं होता, वहां ये वायु के आयतन का 1% से भी कम होता है। ठीक है। वायु का आयतन का मतलब समझ रहे हैं ना, हमने ये देखा कि वायु का मतलब केवल गैस नहीं है, इस वायु में जो है वो डस्ट पार्टिकल भी है, वो आपका वाटर वेपर भी है, वो गैसेस भी हैं। ठीक है। तो ये वाटर वेपर जो है रेगिस्तान के ऊपर जहां पे हवा है, उस हवा का केवल 1% या फिर उससे भी कम होता है, क्योंकि वहां पे रेगिस्तान में पानी है ही नहीं, और जहां पे पानी नहीं होगा वहां पे जलवाष्प नहीं होगा। ठीक है। अगर हम अर्थ की बात करें, अर्थ पे हमें पता था कि ये इक्वेटर है, ठीक है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और यहाँ पे पोल होते हैं, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा है, और यहाँ पे जो है दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल होता है। ठीक है। अगर हम इक्वेटर पे देखें तो आपको पता है इक्वेटर पे बहुत ज्यादा गर्म तो होता है,
लेकिन यहाँ पे उतनी ज्यादा बारिश भी होती है इस इलाके में, तो यहाँ पे वाटर वेपर जो है वो मैक्सिमम होता है, मतलब पूरे अर्थ पे सबसे ज्यादा वाटर वेपर इस इक्वेटर वाले रीजन में होता है। ठीक है, उसके बाद आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे इन इलाकों में आ जाओ, तो यहाँ पे भीषण गर्मी होती है, मतलब यहाँ पे ज्यादातर गर्मी है, लेकिन इस गर्मी में बारिश नहीं होती। जैसे आपने देखा होगा कि मार्च के बाद खासतौर पर मई जो होते हैं, तो मई जून तक का जब तक मानसून नहीं आता इन इलाकों में बहुत ज्यादा गर्मी होती है। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो है वाटर ड्रॉपलेट सॉरी जो वाटर वेपर है इक्वेटर के मुकाबले इन इलाकों में थोड़ा कम होता है। ठीक है, और उसके बाद अगर आप जैसे जैसे पोल की तरफ आ जाएंगे, तो पोल पे अब प्रॉब्लम यह है कि पोल पे जैसे आइस तो है, बर्फ तो है, लेकिन इतनी सूर्य की रोशनी नहीं है जिसकी वजह से वाटर वेपर बन पाए। तो कुल मिला के जैसे जैसे हम इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाते हैं और इक्वेटर से नीचे की तरफ आते हैं, तो दोनों मामलों में जो वाटर वेपर है इसकी मात्रा कम होती है। इसे नोट कर लेना, क्योंकि ये एग्जाम में ऐसे ही पूछता है यूपीएससी इसको। ठीक है, बाकी एग्जाम भी पूछ सकते हैं, बहुत अच्छे से पूछता है, तो ध्यान रखना। इक्वेटर से जैसे हम नॉर्थ में या साउथ में जाएंगे, तो वाटर वेपर की मात्रा जो है वो धीरे धीरे कम होती है। ठीक है, और अगर रेगिस्तान की बात करें तो रेगिस्तान में बहुत ज्यादा कम हो जाती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा भी है कि उष्ण कटिबंधों में यानी ट्रॉपिकल इलाकों में यह हवा का 4% के आसपास होता है, जबकि यह पोल पर जो पोल है यहाँ पे बहुत कम होती है, क्योंकि यहाँ पे वाटर वेपर बनाने के लिए उतना सनलाइट है ही नहीं। ठीक है, जबकि ये भी मैंने बताया कि इक्वेटर यानी विषुवत से ध्रुव की तरफ जाने पर जलवाष्प की मात्रा कम होती है, उसको ऐसे ही नोट कर लेना। ठीक है, अब देखते हैं इसका फंक्शन क्या होता है। पहले तो इसको मिटा लेता हूँ। देखो वाटर वेपर का क्या फंक्शन होता है, काम क्या होता है। देखो वाटर वेपर क्या करता है, जैसे ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है, ये अर्थ का सरफेस है, ये एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे वाटर वेपर है। तो पहली बात तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है कि ये डस्ट पार्टिकल के साथ मिलके क्या बनाता है, ड्रॉपलेट बनाता है। ड्रॉपलेट मतलब जिससे बारिश होती है, बूंदे बनाता है पानी की। ठीक है, तो बारिश होने के लिए जो वाटर वेपर है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, जो हम जानते हैं। इसके अलावा इसका क्या काम होता है, ये क्या करता है कि जो सन रेज है, सूर्य की रोशनी है, इसे बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से अर्थ पे क्या ना आ पाए, ज्यादा सूर्य की रोशनी ना आ पाए। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये कुछ इसी सूर्य की रोशनी को जो है वो कैप्चर भी कर लेता है। कैप्चर का मतलब अवशोषण कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि रात में जो है ये इस पृथ्वी पर आवश्यक टेम्परेचर इसको प्रदान करता है। इसके अलावा अर्थ से जो टकरा कर सूर्य की रोशनी वापस जाती है, यानी जैसे अर्थ जो है पूरे दिन गर्म होती है, लेकिन रात को क्या करता है, अर्थ जो है अपनी हीट को छोड़ती है वापस। जब ये अर्थ की अपनी हीट को छोड़ती है, तो ये ऊपर जाकर ये वाटर ड्रॉपलेट जो वाटर की बूंदें हैं, वाटर वेपर है, ये इसे और ऊपर नहीं जाने देता बल्कि अवशोषित कर लेता है। तो कुल मिला के अर्थ के हीट बैलेंस को बनाने में ये अहम रोल प्ले करती है। ठीक है, यानी अर्थ का जो ऊष्मा बजट है इसको बनाने में बहुत ज्यादा मददगार है क्या, वाटर वेपर। कैसे कैसे होता है मैंने बता दिया कि ना तो ये बहुत ज्यादा गर्म होने देता है क्योंकि सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, और रात को जो है जब अर्थ जो है अपनी हीट को छोड़ती है उसे अर्थ में बनाए रखता है, जिससे रात में ये अर्थ बहुत ज्यादा ठंडी नहीं हो पाती। क्लियर हो गया। ठीक है, ये इसका काम हो गया। ठीक, अब इसके अलावा एक चीज और लिखा है इसने कि वायु को स्थिर और अस्थिर होने में, यानी स्टेबल और अनस्टेबल होने में ये रोल प्ले करता है। क्यों अनस्टेबल और स्टेबल कैसे होता है, देखो जो विंड है, ठीक है, सॉरी विंड नहीं, जो एयर है, ये कई जगह पे स्टेबल होती है और कई जगह पे ये अनस्टेबल होती है। कैसे होती है, देखो जैसे मान लिया जाए स्टेबल कहाँ पे होगी, जैसे पोलर एरिया पे है, पोल पे क्या है, अर्थ ज्यादातर स्टेबल होती है, और इक्वेटर पे अर्थ जो है ज्यादातर अनस्टेबल होती है। स्टेबल और अनस्टेबल का सिर्फ इतना मतलब है कि अगर जो एयर है उसमें वाटर वेपर है या फिर वो गर्म है, वो एक तरीके से मूव करती है। जैसे आपने देखा होगा वाटर वेपर मूव करेगा ना, जैसे वाटर वेपर इन इलाकों में गर्म होगा तो गर्म होते ही जैसे वो एयर के साथ ऊपर को मूव करता है। अब जब जहां पे पोल वाले इलाके हैं जहां वाटर वेपर बनता ही नहीं है, इवेपोरेशन नहीं होता, वहां मूव नहीं करती है। तो ये अनस्टेबल स्टेबल का मतलब इतना ही है कि अगर एयर मूव करने लग जाए, एक स्थान से दूसरे स्थान की तरह चलने लग जाए, तो वो अनस्टेबल है, और वहीं पे वो एयर बनी रहे तो वो स्टेबल होती है। तो स्टेबल अनस्टेबल करने में ये अहम रोल प्ले करती है। ठीक है, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज जो एग्जाम में पूछी जाती है कि ये ग्रीन हाउस एजेंट भी है, यानी ये अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है मैंने अभी बता दिया। पहली बात तो एक सूर्य की रोशनी को एब्जॉर्ब कर सकता है, और दूसरी बात है जो अर्थ की जो वापस टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जा रही है, इनमें से जो हीट जो है उसे रात को एब्जॉर्ब करता है। तो एक तरीके से ग्रीन हाउस गैस भी है। अब आप कहोगे कि ये तो नुकसान पहुंचाता है अर्थ पे एक तरीके से। मैंने पहले ही बताया कि जब तक ये चीजें लिमिटेशन में है तो ग्रीन हाउस का मतलब ये हमेशा नुकसान नहीं है। तो ग्रीन हाउस जिसमें सब्जियां भी उगाते हैं वो नुकसान का है क्या, नहीं, उससे भी तो सब्जियां हो रही है। वैसे ग्रीन हाउस गैसेस भी इंपॉर्टेंट है, बिना ग्रीन हाउस गैसेस के अर्थ का टेम्परेचर नहीं बन पाता। तो इसलिए जहां पे भी अगर ग्रीन हाउस एजेंट लिखा होता है या ग्रीन हाउस गैस से लिखा होता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो गैस ही खराब है। मेन चीज ये है कि जब इनकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ये ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करती है, और ग्लोबल वार्मिंग अर्थ के लिए खराब है। ग्रीन हाउस गैस अर्थ के लिए खराब नहीं होती, इस चीज को ध्यान रखना। कई बार होता है ना, ये नाम सुनते ही हमारे
हमारे मन में नेगेटिव बात आने लगती है कि ये खराब है या फिर इससे तो अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग जो है वो खतरे की बात है, जब लिमिट से बढ़ जाती है ग्रीन हाउस गैसें तब ये होता है। अदरवाइज ये अर्थ की सेफ्टी के लिए, अर्थ की स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ठीक है, चलो ये हो गया। नेक्स्ट देखो, ये इंग्लिश इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैंने दिया है। जिसको इंग्लिश में पढ़ना है ये मैं अपलोड कर देता हूँ। आपको बताया कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक आपको ये जो वीडियो है इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाती है, वहां पे आपको मिल जाएगी। वहां पे जाके जब ये क्लास अपलोड हो जाती है उसके तुरंत बाद में आपको नोट्स दे देता हूँ। कभी कभी लेट भी हो जाती है, लेकिन ज्यादातर कोशिश मेरी यही रहती है कि जैसे ही क्लास अपलोड हो तो नोट्स को टेलीग्राम चैनल में भेज दिया जाए। तो वहां पे आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएंगी। वहां पे एक बार जाके इसको पढ़ लीजिएगा, जो चीजें आपकी समझ में नहीं आ रही वो आ जाएंगी। अदरवाइज मैं दोनों में तो आपको बताता ही हूँ। अब देखो जो नेक्स्ट है वो है एरोजोल। एरोजोल को तो डस्ट पार्टिकल भी कहते हैं, यानी धूलकण। ठीक है, ये क्या होता है देखो। अब मैंने पहले ही बताया कि जो ईयर है, ईयर का मतलब सिर्फ गैस नहीं है, इसमें डस्ट पार्टिकल भी होते हैं और इसमें वाटर वेपर भी होता है। ठीक है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब ये डस्ट पार्टिकल पहली बात बनती कैसे है? डस्ट पार्टिकल कई तरीके से बनती है। जैसे पहली बात तो आजकल जो जिसका सबसे बड़ा सोर्स हो गया है वो हो गया है जो है पॉल्यूशन। क्योंकि जो पॉल्यूशन में फैक्ट्रियों की चिमनियां वगैरह है उनसे बहुत ज्यादा इमिशन होता है। उसके अलावा हमारे जो व्हीकल्स हैं, गाड़ियां हैं, उनसे जो इमिशन होता है उससे ये होता है। ठीक है, उसके अलावा जितने भी डीजल इलेक्ट्रिक इंजन है, जनरेटर है, उनसे ये इमिशन होता है, तो वो है। उसके अलावा नेचुरली किस चीज से होते हैं? जैसे मिट्टी है, मिट्टी से जो डस्ट उड़ती है उससे होता है। उसके अलावा वोल्केनो जब निकलते हैं, ज्वालामुखी निकलते हैं, उसके उससे डस्ट निकलती है, उससे होता है। उसके अलावा भी कई सारी चीजें हैं जिससे ये डस्ट बनती है, ये डस्ट पार्टिकल बनते हैं। ठीक हो गया। अब वैसे ये डस्ट पार्टिकल अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। जैसे आपको पता है कि अगर रेगिस्तान है तो वहां पे बहुत ज्यादा डस्ट पार्टिकल होगा, लेकिन अगर पोलर एरिया है तो यहाँ पे डस्ट पार्टिकल कम होगा क्योंकि डस्ट है ही नहीं। ठीक है, वैसे ही इसका रेंज से भी मतलब है। जैसे इक्वेटर वाला रीजन है, इक्वेटर आपको पता है कि बहुत गर्म वाला इलाका है और बहुत ज्यादा यहाँ पे सूर्य की रोशनी होती है। आपको पता है जब भी सूर्य की रोशनी होती है यहाँ पे डस्ट उड़ती है गर्मियों में। लेकिन इक्वेटर पे उतनी ही बारिश भी होती है तो बारिश से डस्ट जो है वो जम जाती है। तो मैक्सिमम जो डस्ट है वो इक्वेटर पर नहीं होती है। मैक्सिमम जो डस्ट होती है वो ट्रॉपिकल एरियाज पे होती है। ट्रॉपिकल एरिया जैसे इंडिया जैसे कंट्री है, यानी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास वाले रीजन है उन पे होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सूर्य की रोशनी तो बहुत तेज है ही, लेकिन यहाँ पे रेन उतनी नहीं होती है, बारिश नहीं होती है, इसलिए हमारे यहाँ गर्मियों में बहुत ज्यादा डस्ट होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना इक्वेटर पे डस्ट पार्टिकल कम होता है, जबकि मैक्सिमम जो डस्ट होता है वो या तो वो होता है आपके ट्रॉपिकल रीजन में या फिर सब ट्रॉपिकल वाले रीजन में, इससे ऊपर वाले रीजन में जहाँ पे बारिश कम होती है लेकिन सनलाइट अच्छी खासी होती है, गर्मियां अच्छी खासी होती है। ठीक हो गया। पोलर एरिया में भी डस्ट पार्टिकल कम होता है क्योंकि यहाँ पे जो है इतनी गर्मी है ही नहीं और ज्यादातर आइस जमी रहती है, तो उससे डस्ट पार्टिकल उतना बनता है नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इससे क्या काम होता है, इसका यूज क्या, फंक्शनिंग क्या है इसकी? इसकी सिंपल सी फंक्शनिंग है कि ये क्या करता है, पहले भी मैं बता चुका हूं कि डस्ट पार्टिकल वाटर वेपर के साथ मिलकर जो है क्या बनता है, ये ड्रॉपलेट बनाता है। ठीक है, ड्रॉपलेट बनाता है जिससे क्या होती है, बारिश होती है। पहली बात, इसका मेन फंक्शनिंग है। उसके अलावा भी ये काम करता है, जैसे हमने पहले ही पढ़ा था कि सनलाइट को जो है वो रिफ्लेक्ट करने का काम करता है, क्योंकि डस्ट पार्टिकल से टकरा के सनलाइट वो है वो आसानी से रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, हमने वो भी पढ़ा था कि जब मेटेओर्स गिरते हैं इन डस्ट पार्टिकल से टकरा के इनमें आग लग जाती है। तो ऐसे कई सारी फंक्शनिंग इसकी है, लेकिन मेन फंक्शनिंग इसकी यही है कि रेन यानी बारिश कराने में हेल्पफुल होता है और सनलाइट की उसको रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से जो है जो अर्थ पे हीट बैलेंस है वो बना रहता है। ठीक है, ये है। उसके अलावा एक इसका काम और है कि जो आपने सुबह होती है, जब जिसे डॉन कहते हैं, सुबह का जो टाइम होता है ना उसको डॉन कहते हैं, DAWN, यानी इसको प्रभात कहते हैं। और शाम जो होता है उसको हिंदी में कहते हैं गोधूली, या इंग्लिश में कहते हैं इसको ट्विलाइट। यहाँ पे जो लाइटिंग बनती है आपने देखा होगा ना, अलग से पीली और लाल कलर की, ऐसे रेड और ऐसे येलो कलर की लाइट लाइट बनती है अलग से। ठीक है, वो लाइट भी तभी पॉसिबल हो पाती है क्योंकि ये जो डस्ट पार्टिकल है ना इनसे टकराती है वो रोशनी, और वो अलग अलग टुकड़ों में इसका जो है रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से अलग अलग लाइट दिखती है। ठीक है, इसी की वजह से आपको पता है कि जो इंद्रधनुष है, इंद्रधनुष है जिसे हम क्या कहते हैं, रेनबो। ठीक है, रेनबो जो बनता है वो भी इसी से बनता है क्योंकि जो सूर्य की रोशनी टकराती है डस्ट पार्टिकल से, उससे रेनबो बनता है। तो इस तरीके से इसके कई यूज। ठीक है, और इसके अलावा आकाश में जो नीला रंग दिखाई देता है आपको पता है स्कैटरिंग की वजह से होता है, जिसको प्रकीर्णन कहते हैं, उसमें भी डस्ट पार्टिकल का अहम रोल होता है। कुल मिला के ये डस्ट पार्टिकल और उससे रिगार्डिंग जो भी चीजें हैं वो इसमें लिखी हुई है। ठीक है, इसे आप अच्छे से समझ चुके हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इंग्लिश में भी ऐसे ही दिया है, जिसको पढ़ना है वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। वैसे इजी लैंग्वेज में मैं बताता हूँ तो अच्छे से आपकी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आज हमने जो अर्थ का कंपोजिशन है वो पढ़ लिया, कौन कौन सी गैसें हैं, हर गैस का क्या क्या रोल है वो हमने पढ़ लिया।
तो इतना करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लेयर्स पढ़ेंगे, जितने भी लेयर्स हैं, ट्रोपोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर है और बाकी जो लेयर हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, कैसे-कैसे उनमें कंपोज्ड है उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? होप सो आप लोगों को क्लास पसंद आ रही होगी। अपने कमेंट में ज़रूर बताएँ, काफ़ी लोग कमेंट करते हैं, अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है, समझ में आता है कि हाँ, लोग उसको देख रहे हैं, ठीक है? तो अगर आपको क्लासें अच्छी लग रही हैं, आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए और कुछ इम्प्रूव करना है तो वो बताइए, ठीक है? अपने डाउट्स अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो भेजिए, जल्दी मैं डाउट सेशन कराऊँगा आपका, ठीक है? और जो भी जैसे कुछ लोग कह रहे थे नोट्स के लिए क्लास आनी है तो नोट्स कैसे बनाते हैं उसके लिए भी जल्दी मैं क्लास लेके आऊँगा। तो इस तरीके से आप लोग बने रहिए, ठीक है? देखते रहिए हमारी क्लासें और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है? आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।